अपने विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए एक दुखद सूचना के साथ। हम लोगों के परम मित्र, साथी, लीगल और मानवाधिकार के प्रबल पैरोकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता साथी रवि किरण साथ नहीं रहे। आज रात दिवंगत हुए शाम 4 बजे शंकरगढ़ घाट पर बीजी सौदागर पंचतत्व में। आज हम अपने उस साथी को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, जिसने मानवाधिकार के लिए और तमाम दलित, शोषित, उत्पीड़ित जनता के लिए, आम आदमी की आवाज के लिए, जब कभी भी उसके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, चाहे मैदानी तरीके से हो, चाहे व्यक्तिगत तरीके से हो, वो आदमी एक पैर पर खड़ा रहा। आधी रात पिछली बार चाहे जब उसके यहाँ जाके उसका दरवाजा खुला था। हम सारे लोग मान के चलते थे कि हमें अगर कोई भी आपत्ति बताएगी, कानूनी सलाह की बात की जानकारी होगी, तो हम किसी भी समय वो एक अपना ऐसा साथी था कि हम उसका दरवाजा खटखटा सकते थे और वो निसंकोच प्रेम से मिलता था। उसका हमेशा दरवाजा खुला रहता था। उस साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं यूसीएल के वाइस प्रेसिडेंट संजय पारिक जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक जी, आपका स्वागत संजय पारिक जी। हमारे साथ एनडी पंचोली साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के, आपका भी करते हैं पंचोली जी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं एडवोकेट शशांक यादव। तो हम चलेंगे अपने पीयूसीएल से लगातार शुरुआती समय से ही जुड़े रहे अपने रवि किरण जी, और उसके बैनर पर कानूनी सहायता के अलावा भी तमाम आंदोलनों में उनकी हम शिरकत देखते रहे। हम तो उनको देखे गांधी विद्या संस्थान का मामला लेकर के, जो सीधे सीधे सरकार से टक्कर था, प्रधानमंत्री से टक्कर था, सरकार से टक्कर था, उसमें वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे और अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने में काफ़ी हद तक उनका सहयोग रहा। तो चले गए अपने पीयूसीएल के उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक साहब के पास। संजय पारिक जी, आज हम अपने साथी को किस तरीके से याद करें? बहुत ही दुखद समय में हम आज मिलकर के अपने प्रिय रवि किरण जी को याद कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैंने उनको फोन किया किसी कारण से, तो उनकी फोन पर बहुत ही धीमी आवाज और जैसे दर्द, अथाह दर्द हो, ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। तो मैंने एकदम से चौंक करके उनसे कहा कि मैंने कहा रवि किरण जी क्या हुआ? तो कहने लगे मुझे बहुत ज्यादा पेन में हूं, मैं दर्द में हूं। तो मुझे जो बात करनी थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी बात करने के बाद में कि लंबी बात करना भी उचित नहीं है, तो फिर मैंने अपने फोन को बंद करते ये कहते हुए कि मैं आपसे दोबारा बात करूंगा जब तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। ये आश्चर्य की बात है कि उससे 1 हफ्ते पहले की बात है कि सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, उनके खिलाफ यूसीएल ने एक याचिका दायर की और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने अपनी ओथ का वायलेशन किया है। तो उसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे हम अपनी पिटीशन में इस बात को लिखें। 5-10 मिनट शायद मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं उसको। उस समय उनकी आवाज जो थी बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो जब मैंने करीब 3-4 दिन बाद ही शायद किया होगा फोन, जो 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये आवाज सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पहले भी जब बात करता था, हालांकि काफी तकलीफ में थे वो, आवाज में बुलंदी थी। मैं उनको हर बार ही कहता था कि आपकी आवाज को सुन के कोई कह नहीं सकता कि आप बीमार भी हैं। लेकिन अंतर मन की शायद शक्ति थी, क्योंकि आपने अभी ठीक बोला कि कोई भी उनके पास जाए, किसी भी समय में जाए, वो तुरंत तैयार हो जाते थे मदद करने के लिए। अब आप सोचिए कि अगर 2 दिन पहले या एक हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने, मनोयोग के साथ
उन्होंने इस पिटीशन को बनाया। और मतलब ये है कि उनकी आवाज में वही थी जो कई बार किसी से लड़ने की बात करते थे जो उनको गलत लगता था, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है पिटीशन। मैंने उनसे कहा भी कि आप ओथ को लेकर के वहां तक क्यों जा रहे हैं, वो तो एक हाई कोर्ट के जज ने कुछ बोला है। उन्होंने कहा नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट किया तो उसने भी ओथ का वायलेशन किया है। तो उनके अंदर जो एक कुछ इश्यूज को लेकर के लड़ने की बात थी, वो उस स्थिति के अंदर भी मौजूद थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब वो अभी यहाँ तो इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते ही थे, लेकिन बीच बीच में यहाँ दिल्ली भी आ जाया करते थे। दिल्ली उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, प्रैक्टिस कुछ समय रहे, फिर वापस चले गए इलाहाबाद। तो सच्चर साहब उनको काफी चाहते थे, तो मुझसे बोलते संजय तो अपना रविकिरण आया हुआ है, चलो उसको बुलाते हैं एसी में बैठने के लिए। अक्सर ऐसा होता था, रविकिरण जी जब भी होते हैं तो सच्चर साहब, मैं, रविकिरण जी अक्सर बैठा करते थे। उनको दोनों में मैंने देखा कि एक समानता ये थी कि सच्चर साहब को भी वो एक तरह की आईएससी में एक मछली बनती है उसको खाने का बड़ा शौक था, और रविकिरण जी को भी वो पसंद थी, तो दोनों उसको एंजॉय करते। मैं तो खैर शाकाहारी हूँ, तो मैं अपना जो भी शाकाहारी वो लेता था, और काफी चर्चाएं हुआ करती थी उस समय। उसमें मैंने पाया कि जहां भी उनको लगे कि उनका विरोध है कुछ इश्यूज को लेके सच्चर साहब से, वहीं कहते थे कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, ये गलत है। और सच्चर साहब उनको बोलने की कोशिश करते, भाई रवि तू बात तो समझ। उनकी उनके बोलने का तरीका ही था, रवि तू बात तो समझ, ऐसे नहीं होता है, तू गलत सोच रहा है। लेकिन वो अपनी बात के ऊपर रहते, नहीं नहीं मैं आपसे मानूंगा नहीं। फिर वो कहते सच्चर साहब, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। उनको मालूम था कि वो अंदर से कितने भले इंसान है, तो कि वो सोच करके फिर दोबारा से बात करेंगे। तो अक्सर ऐसा हुआ भी कि सच्चर साहब ने कुछ कहा, उन्होंने बाद में मुझे भी फोन किया, कहने लगे उस दिन ये हुआ, वो ठीक बोल रहे थे, मैं उनसे बात करूंगा कि उनका कहना ठीक था। पीयूसीएल के अंदर जुड़े रहे बहुत लंबे समय तक, दशकों तक, और इसके बारे में पंचोली जी आपको और विस्तार में बताएंगे। मैं तो जो 2-3 दशकों से उनके साथ रहा, मैंने देखा कि वो ह्यूमन राइट्स इश्यूज के बारे में बहुत पैशनेट थे, मतलब दिल से उन इश्यूज को लेते थे। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर दर्द हो रहा है, उस दर्द के साथ वो किसी इशू को लिया करते थे, और बहुत ही मजबूती से उसको उसको प्रेजेंट करते थे सब लोगों के सामने, और कहते थे नहीं हमको तो हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में इसको जरूर फाइल करना चाहिए। और उनके कहने से कई पिटिशंस और कई इश्यूज हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिए। पीयूसीएल के अंदर उनका योगदान, हमारी अभी जुड़ गई हैं कविता जी इसके बारे में और बताएंगी। बहुत उनका, और मतलब एक कि सकारात्मक उनका योग रहा, बहुत सकारात्मक योग रहा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर, उसके बारे में बहुत पैशनेट थे। वो चाहते थे कि पूरा जो विकास हो हमारे देश के अंदर, वो 73rd 74th अमेंडमेंट के हिसाब से हो, जहां हमने ये गांव ग्राम पंचायत की बात की या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जिसके अंदर वो बताते थे दोनों में प्लान बने हुए हैं, सारे जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उसी प्लान के हिसाब साथ होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मैं उनके साथ गया, रवि रे जी उस समय थे, स्पीकर तो नहीं थे, उनसे मिलने के लिए। उन्होंने सारी बात उनको समझाई, और उस समय रवि रे जी बड़े ही खुश हुए, उन्होंने कहा नहीं ये आपका कहना बहुत अच्छा है, इसको आगे ले जाइए। हम लोगों ने उसको फिर पिटीशन भी फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो चाहते नहीं कि ये जो ग्राम पंचायत है और हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके साथ जो डेवलपमेंट का प्रोसेस। लेकिन पीयूसीएल की मीटिंग्स में भी वो अक्सर अपना पूरा पर्चा लिख करके आते थे, और हम कहते थे वो देखो रविकिरण जी फिर वही बात। लेकिन उनको लगता था कि ये बहुत अहम की बात है जो उठानी चाहिए। वो तो आप सभी को मालूम होगा कि जनता पार्टी के समय में वीपी सिंह जी, रवि रे जी उन सबके बहुत ही करीब थे, और उनके घर पर इलाहाबाद में अड्डा था, सारे लोग आकर के ठहरा करते थे। मैं कितनी ही बार उनके घर पर गया,
जिस तरह की वो खातिरदारी किया करते थे मैं आपको बता नहीं सकता, जितने प्यार से। मतलब अगर होगा तो आगे पूछेंगे सब चीजें हैं नहीं कमरे में, साबुन है नहीं, खुद चेक करते थे गर्म पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे चले जाने से तो बहुत ही मतलब अंदर से दुख अ, अ, अंदर से बहुत दुख पैदा हो रहा है। और मैं अगर उनके बारे में कुछ कहूं तो जिसे हम बोलते हैं एक जेन्युइन पर्सन बोलते हैं, एक सच्चा इंसान बोलते हैं। सच्चे इंसान आजकल मिलते नहीं हैं, मैंने बहुत कम देखे हैं जो अंदर और बाहर से एक से हों। रवि किरण जी एक सच्चे इंसान थे, ऐसे ही मैं उनको जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर किसी को याद करने का है कि वो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शिता थी उसके अंदर, ये उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। जैसा मैंने कहा ऐसे व्यक्ति जीवन में कम ही मिलते हैं और आज के समय में बहुत दुर्लभ हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को अंतर शक्ति प्रदान करे, यही कहना जी सर, चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ इस बीच ये जयपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पीयूसीएल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पंचोली जी को भी सुन लेते हम, फिर मैं आती, हमारे सीनियर सारे पंचोली जी। तो रवि किरण जी और मेरी हमारा रिश्ता 20 साल का तो था ही और शुरू हुआ था एक सॉलिड, उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया था क्योंकि हम लोग रोजी रोटी अधिकार अभियान, राइट टू फूड कैंपेन में इंटाइटलमेंट्स की पूरी लड़ाई कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटिशन था और कैसे राशन का हक मिले और आंगनबाड़ी का हक मिले, ये सारे हकों को लेके हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो वर्ल्ड बैंक के एजेंडा को आगे कर रही हो, ये सही काम नहीं है तुम्हारा, और सीधा आरोप और मेरे विरोध में एक लेख भी लिख डाला उन्होंने। पीयूसीएल में हम लोग एक दूसरे के लिए मतभेद रख सकते हैं, तो उन्होंने ये 2005 में जब रायपुर की पीयूसीएल की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस विनायक लीना सेन इन्होंने आयोजित की थी, तो ये तब का वाक्य है। तो मैं बहुत हैरान हो गई और मैंने कहा ये किस तरह के आरोप है, अगर भूख से मौतें हो रही हैं तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे? जब 40 मिलियन मेट्रिक टन अनाज है जो 60 मिलियन मेट्रिक टन हो जाता है, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो? क्या उसको इंडियन ओशन में फेंकने की जो कवायद पार्लियामेंट कर रही है इसके साथ हम जाए? तो हम लोग का ये वर्ल्ड बैंक छोड़िए आप, तो हम लोग का काफी झगड़ा पीयूसीएल मीटिंग में हुआ और प्रभाकर जी उस वक्त उन्होंने कहा भाई हम तो सुनना चाहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। तो हमारी शुरुआत, मैंने उसके पहले मुलाकात थी, हम इलाहाबाद नेशनल काउंसिल की एक बैठक में होकर भी आ गए थे, खैर, लेकिन वहां से हमारा रिश्ता बना जो कि एक बहुत ही कसाकसी के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विनायक सेन की गिरफ्तारी 2007 में हुई और जो हमारे अध्यक्ष थे उस वक्त के मिस्टर कनाबिरान, उन्होंने मेरे को कहा कि कविता तुम रवि किरण जी के साथ बैठो और हमें एनएचआरसी से इंसिस्ट करना है कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए एक ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व किया जाए। और फिर रवि किरण जी ने कहा मैं आ जाता हूँ जयपुर, हम जयपुर में बैठ जाते। मैंने कहा नहीं मैं इलाहाबाद आ जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो वो जमाना नहीं था जहां हम लोग एक ही गूगल डॉक पे काम कर ले और हाथों हाथ काम हो जाए। खैर हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने बहुत पुरानी रिपोर्ट्स एनएचआरसी की निकाली, उनके एनुअल रिपोर्ट्स, और आर्ग्यू किया यूएन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दैट व्हाई एनएचआरसी को ये जितने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स पे अटैक जो आज की तारीख तक है, जिसमें एनएचआरसी एकदम चुप्पी रखता है, वेदर इट इज उमर खालिद और वेदर इट इज सुधा भारद्वाज या आनंद तेलतुम्बड़े, अभी भी एनएचआरसी चुप रहता है। तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पता नहीं कितनी मीटिंग्स एनएचआरसी के साथ थी, फाइनली हमको क्या मिला उस पूरी कवायद के बाद, मेहनत के बाद, एक फोकल पॉइंट, सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का एक फोकल पॉइंट कि अगर आपके साथ कुछ होएगा हम एक अलग श्रेणी में डाल
डाल देंगे, लेकिन कभी कोई वो लिखते नहीं है किसी को, कभी आगे होके कुछ करते नहीं है। तो खैर यहाँ से हमारा एक बहुत पॉजिटिव रिश्ता शुरू हुआ। और ऑफ कोर्स बहुत सारे काम हम लोगों ने साथ किए, मैंने और रवि किरण जी ने। और इलाहाबाद लगातार जाना, जैसे संजय पारिक जी कह रहे थे, उनका घर एक अड्डा, सारे वकीलों का आना। इनफैक्ट लास्ट हम लोग गए थे जब यूपी पीयूसीएल और इलाहाबाद पीयूसीएल को पुनर् संगठित करना चाह रहे थे, तो इतने युवा वकीलों को हमने वहां उस दिन मीटिंग में देखा है। इट वाज रियली हार्टनिंग, युवा लोगों का जो तैयार थे इस योगी सरकार के विरुद्ध में खड़े होने के लिए। एक तरीके से वो सबके रहनुमा भी थे। वो खड़े हुए हैं तो सारे कार्यकर्ता कहेंगे हमें पता है पीछे रवि किरण जी हैं। रवि किरण जी के सपोर्ट से एक मानव अधिकार कार्यकर्ता बहुत आगे तक जा रहे थे। तो दिस लॉस जो अभी हुआ है, रवि किरण जी का जाना पीयूसीएल के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारे अध्यक्ष रहे, उन्हीं के अध्यक्ष, वो अध्यक्ष से पिछले अप्रैल तक, 2023 अप्रैल तक, उसके बाद ही मैंने लिया उनसे, आई वाज हिज सक्सेसर। लेकिन जो इस वक्त जो अंतिम दम तक जिस तरीके का पिटिशन संजय पारिक जी डिस्क्राइब कर रहे थे, जो अंतिम दम तक he was a fighter and he really knew how to struggle with the tools of law in court. इनका कोर्ट क्राफ्ट, उनका कोर्ट में एक कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे पता है जब सीमा आजाद को अरेस्ट किया था 2009 में और वो 2011 में रिलीज हुई थी, 2 साल तक, तब भी उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि फैब्रिकेटेड एविडेंस, प्लांट की थी एविडेंस, जिसका पूरा हम लोगों को चित्रण पता था, उन्होंने उस चीज को कैसे एक वकील होने के नाते किस तरीके से संघर्ष किया। सो ही वाज अ वेरी गुड लॉयर, ही स्टूड फॉर ह्यूमन राइट्स। और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमको सबको, पूरे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को दिया, चाहे वो एनएपीएम हो, जैसे संजय जी जितने हमारे हैं उतने ही एनएपीएम के हैं, उतने ही जब भी वहां क्राइसिस होती है इज देयर, कोई एनवायरमेंटल स्ट्रगल हो, इसी तरह रवि किरण जी, ही वाज कनेक्टेड टू ऑल एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स, वो वहां पहुंचते थे। एनएपीएम तो स्पेशली था, एनबीए तो स्पेशली था। तो मेरे को लगता है कि ये जो क्षति हुई है, ये क्षति कोई आम व्यक्ति की हमें इस रूप में नहीं देखना चाहिए। हम सब के लिए एक मानव अधिकार का एक बहुत ही संघर्षशील वकील हमारे बीच में से गए हैं, और उनकी याद के लिए आज आपने ये शो किया है, उसके लिए भी बहुत 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 बधाई, क्योंकि हमें वी हैव टू सेलिब्रेट हिज लाइफ एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, जहां हम उनको याद करें और उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करें। कुछ कंसर्न जरूर है, उनका जो पूरा लास्ट फ्यू इयर्स जो बीमारी से, एंड उनको न्यूरोपैथी थी जिसके कारण बहुत दर्द होता था, उनकी वाइफ और बेटियों ने जिस तरीके से उनकी सेवा की, जैसे जब मेरे घर में रुकने भी आए थे कुछ दिन के लिए, कुछ समय पहले, तो वो अपना पूरा लवाजमा लेके कि भी मैं ये स्टाफ को लेकर, मैंने कहा जरूर आइए लेकिन आप आइए, रुकिए। तो एक केयरर्स के साथ एक उनका जो रिश्ता था, मुझे लगता है इस वक्त हमें वो वाला कि वो काम इसलिए अंतिम दम तक, जो सीमा आजाद को पिटिशनर बना के जो अभी रिट डाला योगी के विरुद्ध में, दैट ही हैज वायलेटेड हिज ओथ एंड देयरफॉर ही शुड बी आस्क्ड टू स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर, वो उसी हालत में किया गया जब इतने बीमार थे और सारे उनके साथ केयरर्स थे। तो इस वक्त उनको तो हम याद करेंगे, उनके जो पूरा काम था जीवन का, उनको याद, उसको तो याद करेंगे, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने उनको इतना समय दिया जीवन का, और ज्यादा दिया, नहीं तो वो कमजोर हो गए होते, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। इस वक्त इलाहाबाद में सन्नाटा है, हमारे दोस्तों ने यही लिखा कि इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा सन्नाटा है, क्योंकि नहीं केवल उनका घर एक अड्डा था, लेकिन उनके यहाँ उनके होने से एक चमक थी, एक रौनक थी, और इलाहाबाद में एक स्तंभ थे वो। तो मैं बस अभी तो यही बात कहूंगी कि हम उनके बारे में, आज एक प्रपोजल आया कि उनके लेख को हम पीयूसीएल को उनके सारे लेखों को छापना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया। तो जब वो लेख छपेंगे आप फिर एक शो कीजिएगा, जरूर आपके पास आएंगे,
कि जब हम चर्चा जी। करें। थैंक यू सो मच फॉर जी। इनवाइटिंग मी ऑन दिस। जी, जी, ज़रूर उनके ऊपर शो किया जाएगा और निश्चित रूप से उनका योगदान अगर लिपिबद्ध होकर के आएगा, तो वो एक बड़ा योगदान होगा। हम चलते हैं सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के एनडी पंचोली जी के पास। एनडी पंचोली। पारिक जी, कविता जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज ये आपने रखी है मीटिंग, एक शोक सभा जो है एक बड़ी दुखद समाचार सवेरे सवेरे मिला था, तो बहुत धक्का सा लगा कि जिनको हम एक तरीके से पीयूसीएल के अंदर हम समझते थे कि हमारे सर पे कोई बैठे हैं, कोई सरपरस्त हैं हमारे ऊपर, कोई बात होगी, कोई समस्या होगी या आपस में कोई डिफरेंसेस होंगे, तो हम ये उनके पास हम सोचते थे, जाते थे। और जो वो प्रेसिडेंट रहे, यूपी पीयूसीएल के प्रेसिडेंट रहे और नेशनल पीयूसीएल के भी प्रेसिडेंट रहे, तो डिफरेंसेस तो होते ही थे, लेकिन जिस तरीके से वो निपटा देते थे उनकी बात को, जो उनका जो भी वो निष्कर्ष निकालते थे या जो भी समाधान निकालते थे, उसको सभी लोग मान देते थे। कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता था। तो मैं तो उनको समझता हूँ, मैं बहुत देखा है उस पीढ़ी, जो एक वो पीढ़ी जो जिस समय मानवाधिकार आंदोलन एक प्रकार से आरंभ करने की बात थी 1973-74 में, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनी। उस समय जो लोग आगे आए, तारकुंडे जी थे, एमसी छागला थे, सोराब जी थे, कन्नाबिरन थे, बहुत सारे लोग आए। तो उस पीढ़ी की वो एक कनेक्शन थे उन्हीं दिनों। अब आजकल के जो अभी लोग समझते नहीं हैं कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी क्या है और पीयूसीएल और उसका क्या कनेक्शन है, लेकिन वो इस कनेक्शन को जानते थे, क्योंकि उन्होंने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी को जो बुनियाद रखने में भी उनका सहयोग था। वो 1974 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनी इसीलिए कि जो गिरावट आ रही है राजनीतिक पॉलिटिक्स में, वो उसको किस प्रकार से कोई ऐसा संगठन बने जो बिना पावर पॉलिटिक्स के अंदर भाग लिए हुए है, उस पे कुछ दबाव डाले, उसको सही दिशा देने की कोशिश करे बिना किसी अपने पॉलिटिकल। तो वो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का था, उसमें भी वो थे। और उसके बाद इमरजेंसी लग गई, तो उस समय ऐसा हालांकि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी इसीलिए बनी थी, मेन उसका डेमोक्रेटिक राइट, सिविल लिबर्टीज और उसमें और भी बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन इमरजेंसी लगी तो सब ये एक जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सिविल लिबर्टीज के लिए और सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करे। उस समय जरूरत भी थी, उसमें वो आगे आए और उन्होंने उसमें बहुत सहयोग किया। लेकिन बाद में उन्होंने जो सिविल लिबर्टीज का जो लिमिटेड स्कोप था कि बोलने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, तो उन्होंने अपना पीयूसीएल के अंदर एक सुझाव रखे कि पीयूसीएल का उद्देश्य केवल सिविल लिबर्टीज ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक ह्यूमन राइट, सिविल लिबर्टी का इशू है। ये भी इसको भी एक एज ए ह्यूमन राइट हमको उसको कैंपेन करना चाहिए। और जो भी आर्टिकल्स हमारे संविधान के अंदर हैं, आर्टिकल चैप्टर 3 में तो है ही, लेकिन 4th के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं
वो भी उनको भी पूरा करने के लिए सिविल लिबर्टी PUCL को आगे आना चाहिए। और मैं जहाँ तक मुझे याद है इस संबंध में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज आल्सो ए ह्यूमन राइट फॉर विच PUCL मस्ट कैंपेन फॉर दैट। तो और फिर हम वहाँ मीटिंगें हमारी हुई, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी में भी उसी तरीके से यूपी के अंदर 82, 84, 85 का बहुत मीटिंग हुई, PUCL की भी मीटिंग हुई। वो उनका बहुत बड़ा सहयोग उसमें रहता था। कम्युनलिज्म के खिलाफ तो वो बहुत शुरू से ही बहुत एक तरीके से बड़े उसमें बड़े जोश के साथ उनके एक विश्वास था कि ये कम्युनलिज्म एक ऐसी बुराई है जिसमें हमको आने। और मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जब थे और जब ये चल रही थी, आडवाणी जी की यात्रा चल रही थी, तो उस समय वो मुझे जहाँ तक याद थे एडवोकेट जनरल भी थे यूपी के, और उन्होंने इसको मुलायम सिंह को एक स्टैंड लेने के लिए जो उसकी रथ यात्रा थी उसमें भी उनका बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक उनका सहयोग था। तो और जो अयोध्या की जो जजमेंट आई, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और लेख लिखे। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसका भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, और उन्होंने उनका एक सेट जो उनका विचार था कि इतने लंबे पेज, 1000 पेज की, सैकड़ों पेज की जजमेंट की क्या जरूरत है। ये जो फैसला सिर्फ 6 पेजों के अंदर हो जाना चाहिए, उसको इतनी लंबी जो पेजेस घिसे गए उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो उसको भी हाईलाइट करते थे। जो जजमेंट वहाँ एक शहीदी मस्जिद का जो केस था उसको हाईलाइट करते थे। देखो वो भी तो एक केस था जिसके अंदर मस्जिद को तोड़ के गुरुद्वारा बनाया गया 300 साल पहले, लेकिन उसके जब केस 1935 में उन्होंने किया, मुसलमानों ने नहीं जी इसको इस गुरुद्वारे को हटा देना चाहिए, यहाँ पर मस्जिद थी, तो उस पर उन्होंने वो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट के भाई ये तो लिमिटेशन का मामला है। तो इस तरह से वो बहुत लेख लिखे, और ड्रैकोनियन लॉज जो पोटा टाडा उन पर उनके बहुत सारे लेख हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो भी अब तक बहुत सारा लिटरेचर है, भागीदारी जो 73, 74 अमेंडमेंट जो पारिक साहब ने बात किया, उस पर उन्होंने अपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट में जब तक नीचे से लोगों का भागीदारी नहीं होगी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए बड़े पैशनेट थे। तो उन्होंने जो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जी सर, जी सर, बहुत मैं बहुत धन्यवाद। समझता हूँ उनका चलते हैं शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, आपकी तो स्मृतियों में आप कैसे देखते हैं साथी रथ चंदेल? विचार रहते थे। पारिक साहब ने कहा कि वो सच्चर साहब से जब उनके डिफरेंसेस होते थे तो वो सच्चर साहब नहीं, तारकुंडे जी से भी उनके मुंह पर अगर उनको कोई समझते थे कि ये गलत है तो वो उसको तारकुंडे जी के मुंह पर भी वो कह देते थे। तो आज इस स्थिति में जी, मैं तो समझता हूँ कि हमको जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने अनेक पार्टीज और ह्यूमन राइट्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक उद्देश्य होना चाहिए।
ये जो जी हमारे सर, बहुत बहुत डायरेक्टर, धन्यवाद। तो मैं उन्हीं शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि जी सर, जी सर। अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि मानव अधिकारों के लिए एक जलती हुई मशाल थे अपना रविकिरण जी। इलाहाबाद को अपना बेस करके जिस किसी भी दुखी पीड़ित आदमी को आवश्यकता पड़ी वो हमेशा खड़े रहते थे। शशांक यादव जी, आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद तिवारी जी। आज इतने हमारे वरिष्ठ लोगों के बीच में आपने बोलने का मौका दिया है। पंचोली साहब को, कविता जी के बारे में और पारिक साहब के बारे में हम लोग सुनते रहते थे। मेरा उनसे सीधा ईमानदारी की बात है, कभी कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन एमएलसी था और योगी सरकार 2017 में आई और याद होगा आपको, एक तुरंत ही यूपी कोका मूव किया था इन लोगों ने, और वो मकोका का से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्ट था। उसको चूंकि हम लोग को लगा कि ये गलत है, हमने कहा वहां पर, चूंकि काउंसिल में हम लोग बहुमत में थे, तो उसका विरोध किया गया। हमने फ्लोर पे अहमद हसन साहब से, बलराम जी, अखिलेश जी से कहा कि साहब इसका विरोध होना चाहिए। वो प्रवर्तन समिति में पहली बार में चला गया। फिर आपको डिटेल ऑब्जेक्शन देना होता है। हमारे एक मित्र थे हरिशंकर भाई, अब तो नहीं है दुनिया में, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रविकिरण जी जैन साहब से जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने एक यूपी कोका के खिलाफ एक पूरी पिटीशन, जो ऑब्जेक्शन से उनको बड़ा डिटेल तैयार किया। तो ये हुआ कि इस पर एक्सपर्ट राय किसकी ली जाए। तो हमारे मित्र हरिशंकर भाई ने कहा कि भाई जैन साहब से इस पे राय ले ली जाए। मैंने कहा भाई मेरा तो कोई परिचय नहीं है, परसों ही इसको दिखाना है, वो प्रोड्यूस करना है, इतना टाइम भी नहीं है। बोले नहीं, मैं चला जाऊंगा। हरिशंकर भाई गए और उनकी चूंकि मुलाकात थी, तो जैन साहब ने उसको देखा, बोले ये तो बहुत ही गलत है और इसको तो चैलेंज किया जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्शन है, वैसे ऑब्जेक्शन अच्छा है, आप लोग इसको डालिए, रखिए इसको वहां पर प्रवर्तन समिति में, और मुझे उम्मीद है कि ये कंसीडर होगा। तो प्रवर्तन समिति में आया। वहां प्रवर्तन समिति में भी जो हमारे एक दो कांग्रेस के साथी थे, उनको कुछ मैनेज किया गया हो या जो भी हो, वो भाजपा में चले गए। तो हम माइनॉरिटी में आ गए। प्रवर्तन समिति से भी वो बीजेपी ने पास करा के दोबारा विधानसभा में पास करके यूपी को का पास कर दिया। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट असेंट के लिए गया, तो मैं तो कहूंगा जैन साहब का ही कोई आशीर्वाद होगा कि वो जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, आज भी असेंट उसको नहीं मिली है प्रेसिडेंट असेंट के लिए। वही 17 से गया वो पास हुआ। तो मेरे पास तो एक छोटा सा संस्मरण सिर्फ इतना है, जहां पे मैंने उनको देखा भी नहीं, मैंने उनकी बात भी नहीं करी, लेकिन हमारे मित्र से वो मिलने वाले थे और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं इसको आप रखिए। तो वो एक यादों में इस तरह से भरे हुए हैं। लेकिन उनके आर्टिकल्स पढ़ता रहा, उसमें पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक वीकली में भी पढ़ा एक दो बार, और पीयूसी के डाटा से जो निकलते रहे उनको देखता रहा, और पार्टी के पुराने लोगों से उनके बारे में सुनता रहा, जैन साहब के बारे में। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो एक रेयर ब्रीड है। अब तो बहुत ये ब्रीडी पूरी, मैं तो ब्रीडी वर्ड इस्तेमाल करूंगा, हालांकि वो दिवंगत आत्मा, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले इतने सेंसिटिव लोग। और मुझे लग रहा है कि जो सच्चा आदमी होता है वही डेयरिंग भी होता है, जो सीधा सच्चा आदमी है। जिस तरह से मैंने अभी सीनियर्स को सुना आपने कि वो एक बहुत सीधे और ट्रांसपेरेंट आदमी थे, मुझे लगता है कि जो डेयरिंग आदमी है वो कहीं ना कहीं सीधा सच्चा ही आदमी डेयरिंग हो सकता है। आज की तारीख में उनके बारे में जितना भी मित्रों से सुना, जितना भी पीयूसीएल के साथियों से सुना, मैं यही मानूंगा कि ह्यूमन राइट्स की मुहिम को एक धक्का लगा है। और जो उनके साथी हैं, और हम लोग उनके साथियों को, पीयूसीएल की टीम को, और जो भी सिटीजन लिबर्टी पे लोग काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, हम लोग अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत रूप से अगर हम मदद करें, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, मुझे लग रहा है जैन साहब के लिए वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे इतना ही कहना था सर। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैन साहब वाकई हमारे बीच मानवाधिकारों को लड़ने के लिए और लीगल मामलों के लिए एक मशाल थे। और हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों को, खास करके उत्तर प्रदेश के साथियों को जब कभी जरूरत पड़ी हो, और निश्चित रूप से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, जैसा अभी
भैया कविता श्रीवास्तव जी कह रही थी कि उनके उन सारी चीज़ों को लिपिबद्ध करके एक पुस्तक के रूप में अगर हम निकाल पाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में भी उनकी वो जिजीविषा, उनका वो संघर्ष, उनका वो लड़ने का तेवर, वो सारी चीज हम लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा, हम लोगों को सतत आलोकित करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार अपने साथी किरण जी को सादर नमन करते हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद।